subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the drug absorption and the drug bioavailability. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में और उसके बायोअवेलेबिलिटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं आपके फार्माकोलॉजी को लेकर। बात करें इस टॉपिक की तो अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बी फार्म 4th सेमेस्टर में जो फार्माकोलॉजी 1 सब्जेक्ट है उसके अंडर में आते हैं। ये बेसिकली जो है फार्माकोकाइनेटिक का ही पार्ट है। इसमें हम बहुत सारे इक्वेशन समझेंगे, बहुत सारे फार्मूला समझेंगे, बहुत सारे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके थ्योरी नॉलेज से और प्रैक्टिकल नॉलेज से भी। ठीक है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So drug absorption. So basically drug absorption is the transportation process of the drug in our body. ये हमारे बॉडी के अंदर में जो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन है, खासकर आपके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस साइट से हम इनटेक कर रहे हैं, चाहे वो आईवी हो, आईएम हो, ओरल हो, इनहेल्ड हो, किसी भी रूट के थ्रू हो, किसी भी रूट के थ्रू हम जब ड्रग को लेते हैं तो वो ड्रग कहीं ना कहीं हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, हार्ट में पहुँचने के बाद हमारे पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो अल्टीमेटली साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हमारे हार्ट के जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उस तक पहुंचना, एक तरीके से उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। मीन्स इट इज़ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस और मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ ए ड्रग। तो ये बेसिकली आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन है। ये डिपेंड करता है आपके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे, आप किस रूट से ड्रग दे रहे हैं, क्योंकि रूट बहुत सारे रूट होते हैं। आपका सिस्टमिक रूट है, आपका टॉपिकल रूट है, आपका लोकल रूट्स हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ चुके होंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे, क्लास पे हमने ऑलरेडी वीडियो उसके में बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है। तो इसके आपकी बात करें तो एक तरीके से जिस साइट से आप ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये ओरल रूट है, ये आईवी रूट है, ये आपका आईएम रूट है, ये आपका इनहेल रूट है, तो उससे जो है कम्प्लीटली आपके इस सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, ड्रग का इस सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना ही एक तरीके से ड्रग एब्जॉर्प्शन है। और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है। जैसे कि बात करें हम रूट की ही तो देख सकते हैं इजीली कि आपका, हम अगर ओरल रूट से अगर किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करें तो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक में जाएगा, वहाँ जो भी टेबलेट होंगे, कैप्सूल्स होंगे, वो एक तरीके से वहाँ पे डिज़ोल्व होंगे। डिज़ोल्व होने के बाद वो एब्जॉर्ब होकर आपके पोर्टल वेन पे जाएगा, क्योंकि जीआईटी से डायरेक्टली आपके ब्लड तक नहीं पहुँचता है, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के जो ब्लड हैं उस तक नहीं पहुँचता है, वो आपके बीच में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उस पर, मीन्स। ठीक है। तो बेसिकली ये पहले आपके मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगा आपकी लीवर पे थ्रू द पोर्टल वेन। जितनी भी जीआईटी एरिया से जो ब्लड हैं डायरेक्टली पहुंचते हैं आपके लीवर पे, वहाँ पे वो मेटाबॉलाइज्ड होते हैं, फिर पहुंचते हैं आपके इस पे हार्ट पे, फिर आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो इसलिए बहुत ही लॉन्ग रूट है एक तरीके से। इसमें एब्जॉर्प्शन लॉन्ग होगा, प्लस इसमें आपके मेटाबॉलिज्म होगा। जब वो ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा तो जाहिर से बात है वो उसका जो केमिकल नेचर है वो चेंज होगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें जो है बहुत सारे लॉसेस होते हैं। ओरल की जो बायो अवेलेबिलिटी है सबसे कम होती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। बाकी जो इनहेल्ड है, आईएम है, ओरल है, आईवी है, या आपके जो और रूट्स हैं जैसे कि आपका सबलिंगुअल रूट्स हैं, उनसे बहुत ही कम होती है इनकी बायो अवेलेबिलिटी। क्यों होती है हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक। तो हम देख सकते हैं जैसे कि हम आईएम है तो आईएम इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा, आपके इस मस्कुलर रीजन से आपके जो वेंस के थ्रू आपके ब्लड पहुंचेगा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। इनहेल्ड देंगे तो आपके लंग्स पहुंचेगा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। तो ये बहुत ही फास्टेस्ट रूट है एक तरीके से ओरल के कंपेरिजन पे। ठीक है। अगर हम सबलिंगुअल लेते हैं तो भी वो डायरेक्टली आपके पहुँचता है हार्ट पे। सबलिंगुअल रूट पे भी अगर हम सबलिंगुअल रूट्स पे देते हैं तो वो भी डायरेक्टली पहुँचता है आपके हार्ट पे, सबलिंगुअल रूट पे, ना कि ओरल रूट पे। तो इसलिए जो है रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, उसकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी के लिए। तो बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी ही मेजर इंपॉर्टेंट है आपके थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होना चाहिए उस ड्रग का, ताकि वो प्रॉपर इफेक्ट दे सके। अगर वो हाई कंसंट्रेशन हो गया ब्लड के अंदर में तो भी टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है, अगर लो कंसंट्रेशन हो गया तो भी वो सब मैक्सिमल इफेक्ट भी दे सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, हम आगे समझेंगे। तो बात करते हैं हम लोग
बायो अवेलेबिलिटी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग रिचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, ठीक है, इस नोन इज द बायो अवेलेबिलिटी। जैसा कि हमने कहा कि ओरल रूट्स में जब ड्रग देंगे तो कहीं ना कहीं मेटाबलाइज्ड होगा तो अल्टीमेटली बहुत सारे ड्रग मेटाबलाइज्ड होके चेंज हो जाएंगे, उनका केमिकल नेचर, वो अनचेंज नहीं रहेंगे। इसलिए ओरल के केस में जो बायो अवेलेबिलिटी है बहुत ही कम होती है इनके कंपेरिजन पे, आईएम के कंपेरिजन पे, इनहेल्ड कंपेरिजन पे, आईवी कंपेरिजन पे। लेकिन जब बात करें हम लोग आईवी की, तो आईवी में जो है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको आपके वेन्स में दे रहे हैं और पूरे के पूरे अमाउंट आपके हार्ट तक पहुंचेगा और पूरा अमाउंट आपकी पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचेगा। इसलिए जो आपके आईवी जो हैं, आपके जो आईवी रूट हैं, आईवी डोज हैव 100% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। तो आईवी डोज का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कितना होता है, 100% होता है। मतलब जितना आप ड्रग उस साइट में एडमिनिस्टर्ड करोगे उतना ही ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में पहुँचेगा। क्लियर है? इसलिए जब भी हम किसी भी रूट के बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आईवी से कंपेयर करके बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी की, कि आपके आईवी के रिलेशन में, आईवी के कंपेयर में कितना बायो अवेलेबिलिटी है उस रूट के थ्रू, क्योंकि आईवी क्या होता है 100%। तो अगर किसी भी ड्रग को अगर हम आईवी रूट से देंगे तो वो 100% आपके ब्लड पे पहुंचेगा। मीन्स अगर किसी भी रूट मतलब किसी भी ड्रग का डोज अगर हम 100 mg ड्रग लेते हैं तो आपके आईवी में जो है आपके 100 mg ही पूरे आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पहुंचेगा। ठीक है, तो उससे कितनी होगी बायो अवेलेबिलिटी, कितनी हो गई आपके 100% हो गई। तो इसको हम मानते हैं रेफरेंस। अब इसके कंपेयर पे ओरल का, इनहेल्ड का और आईएम का कितना कितना होता है, तो उसको कंपेयर करने के लिए एक फार्मूला है, वो है आपका रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, दैट इज एरिया अंडर कर्व एडमिनिस्टर्ड रूट अपॉन एरिया अंडर कर्व रेफरेंस एडमिनिस्टर्ड रूट। रेफरेंस कौन सा होगा आपका आईवी होगा, इसलिए एरिया अंडर कर्व एडमिनिस्टर्ड रूट अपॉन एरिया अंडर कर्व आईवी रूट इंटू द 100। ठीक है, अगर उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो परसेंट में है तो इसको हम एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं। रिलेटिव में हम दो का रिलेशन देख सकते हैं, किसी भी रूट का, दो रूट का। ठीक है, स्टैंडर्ड आपका आईएम भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट में हम हमेशा आईवी का ही देखेंगे। तो इसलिए हम कई बार इसको इसी फार्मूला को हम रिफ़र करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व एडमिनिस्टर्ड रूट अपॉन एरिया अंडर कर्व आईवी रूट इंटू 100। अब ये एरिया अंडर क्या है, तो बेसिकली एरिया अंडर कर्व जो है आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन और आपके जो टाइम पीरियड का जो ग्राफ है, उस ग्राफ में जो आपके पर टाइम फ्रेम पे जो आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसको ये शो करता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को ही हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। सपोज जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये जो ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल के रूप में कि बायो अवेलेबिलिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं, जाहिर सी बात है हम इस पर ब्लड कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। मतलब आपके जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो कितना होगा वो हम चेक करेंगे। तो इसके दो मेथड हैं, एक है आपका इन विट्रो, एक है आपका इन विवो। इन विट्रो की बात करें तो इन विट्रो मतलब आपके केमिकल लेबोरेटरी में हम जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन विट्रो टेस्टिंग। तो उसमें बेसिकली आपका है हम ब्लड लेंगे, आपकी यूरिन लेंगे, आपके सलाइवा सैंपल लेंगे और उन सैंपल से हम बायोलॉजिकल फूड में हम ड्रग कितना प्रेजेंस है आपके उस सैंपल में वो हम डिटरमाइन करते हैं। या फिर आपके हम बायो अवेलेबिलिटी को या हम एक तरीके से इन विवो से भी कर सकते हैं, जो उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना, हार्ट रेट में चेंज होना या ब्लड प्रेशर चेंज होना या ब्लड ग्लूकोज लेवल चेंज होना, उसमें भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी को मेजरमेंट के लिए दो मेथड हैं, इन विट्रो और इन विवो। ठीक है, इन विट्रो में ठीक है डिटरमिनेशन ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड, यूरिन और स्लाइवा और बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय इन विवो मेथड। ठीक, तो अब इसमें कुछ खास बातें हैं, क्योंकि आपका जो आईवी रूट, ये आपका आईवी रूट के लिए है या आपका ओरल रूट के लिए है एरिया अंडर कर्व। तो ये पूरा एरिया अंडर कर्व है। ठीक है, पर्टिकुलरली टाइम पे कितना एरिया कवर करता है उसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, जो कि आपके ग्राफ से डिपेंड करता है। तो ये आपका अल्टीमेटली क्या है, कंसंट्रेशन है, ये आपका टाइम है, इसलिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ खास बातें की। तो ये आपका है सी मैक्स, मीन्स सी मैक्स मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है एक तरीके से जो आपका अप वाला ग्राफ है वो एक तरीके से एब्जॉर्प्शन दिखाता है और जो डाउन ग्राफ है वो आपका दिखाता है एलिमिनेशन, नॉट एक्सक्रीशन।
एलिमिनेशन में जो है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब ड्रग आपके बॉडी से बाहर जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से ड्रग आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। क्योंकि आईवी रूट में जो है डायरेक्टली हम ब्लड में दे रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन टाइम लगभग होता ही नहीं है, डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब होता है, आपके ब्लड में जाता है, इसलिए बहुत फास्ट ही ग्राफ ऊपर चढ़ता है, फिर आपके बॉडी से वो बाहर आने लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपका कंसंट्रेशन पहुंचेगा उसको हम बोलते हैं सी मैक्स, और किस टाइम पे पहुंचेगा उसको बोलते हैं टी मैक्स। इस टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है, ग्राफ में हमको भाई लंबा दिख रहा है बट बहुत ही शॉर्ट है। जितना देर में आप इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे उससे 5-10 सेकेंड में ही पूरे आपके सिस्टम सोल्यूशन में पहुँच जाएगा वो, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है बहुत फास्ट होता है। अब ये हो गया दोनों का सेम, सी मैक्स और टी मैक्स, ये आपका ओरल का है, ब्लू वाला, जो रेड वाला है आपका आईवी का है। अब आते हैं कुछ और पॉइंटों के ऊपर पे। तो ये जो पॉइंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो विंडो हम बात कर रहे हैं, ये जो विंडो है, ये जो लाइन है वो आपका है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन MEC, ये आपका है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन MEC। जैसे हमने कहा कि एक फिक्स्ड होता है, हर एक 10 ड्रग के लिए एक फिक्स्ड होता है कि वो उस कंसंट्रेशन पे ही वो इफेक्टिव, अच्छे से इफेक्टिव शो करेगा। अगर हाई कंसंट्रेशन हुआ तो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है, लो हुआ तो आपका सब मैक्सिमल इफेक्ट या फिर थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो कम से कम इतना तो कंसर्न इस फ्रेम पे आपका ब्लड कंसंट्रेशन होना चाहिए उस ड्रग का, ठीक है। ये कोई फिक्स होता नहीं है, एक रेंज होता है। इस रेंज पे आपका जो ड्रग है आपके बॉडी में कंसंट्रेशन है आपके ब्लड में होना चाहिए एक ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए। उससे अधिक हुआ तो टॉक्सिक होगा, इससे बिलो हुआ तो सब मैक्सिमल इफेक्ट या थेरेपेटिक इफेक्ट शो होगा, ठीक। तो ये हर कलर होता है, जितना विंडो बड़ा होता है उतना वो सेफ होता है, जितना विंडो कम होता है उतना ही वो बेकार होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल सपोज कि किसी भी ड्रग का और बात कर रहे हैं तो हम एग्जांपल की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिनका थेरेपेटिक विंडो बहुत ही कम होता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। उनमें से आपका एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, डिजिटालिस है, थियोफाइलिन है, लिथियम है, फेनेटोइन है, साइक्लोस्पोरिन है। तो ये सब ड्रग का जो थेरेपेटिक विंडो जो आपका इस गैप जो है बहुत ही कम होता है। सपोज ये आपका थेरेपेटिक विंडो है, ये बहुत ही नैरो होता है, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका जो रेंज है बहुत कम होता है। मान के चलते हैं सपोज कि आपका 50 से 60 mg/dl आपका एक थेरेपेटिक विंडो है, ठीक है। तो इस रेंज पे ही आपका ड्रग आपकी ब्लड में होना चाहिए। इससे हाई हुआ तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा, इससे कम हुआ तो इफेक्टिव शो नहीं करेगा। इसलिए हमको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रखना पड़ता है आपके ब्लड में कि कितना कंसंट्रेशन है, कहीं अधिक तो नहीं हो गया, कहीं कम तो नहीं हो गया। अगर ये रेंज बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे कि बात करें तो इसके केस में जो है हम एक एग्जैक्ट डोज देना पड़ता है, एक प्रॉपरली वे पे डोज को मॉनिटर करना पड़ता है, तो तकलीफ थोड़ा सा है। अगर यही रेंज जो है सपोज थेरेपेटिक विंडो बड़ा हो गया, 50 से 150 के बीच में होना चाहिए ड्रग कंसंट्रेशन, तो जैसे कि थोड़ा सा ड्रग अधिक भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा कम भी हो गया तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, वो ईजिली उस पर कवर कर जाएगा। इसलिए ऐसे जो ड्रग हैं जिनका थेरेपेटिक विंडो बहुत ही कम होता है वो अनसेफ होते हैं, उनको प्रॉपरली थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमको हॉस्पिटल में ही इसको ड्रग को हम यूज़ करते हैं और कंटिन्यूसली हम उसमें जो उसके ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करते रहते हैं बीच में कि कितना ड्रग उसमें है। इसलिए हम इसको बाई इन्फ्यूज़न से देते हैं, एक फिक्स टाइम पे फिक्स ड्रग कंसंट्रेशन को हम इंजेक्ट करते रहते हैं आपके आईवी सेट्स के थ्रू, ठीक है, आपको पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये आपका मिनिमम इफेक्टिव है, ये मिनिमम मैक्सिमम इफेक्टिव है, मैक्सिमम टॉक्सिक इफेक्ट है। तो इस पॉइंट पे आपका जो ड्रग है आपके पहुंच रहा है थेरेपेटिक कंसंट्रेशन के रेंज पे, मतलब ये आपका क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है, यहाँ से आपका जो इफेक्ट आना शुरू होगा। इसलिए बात करें कंप्लीटली बात करें, आपका जो आईवी का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है बहुत ही फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरल, क्योंकि ओरल में ड्रग एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि आईवी में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। अब ये पॉइंट से आपका इफेक्ट दे देता है इस पॉइंट तक, यहाँ से जैसे ही कम नीचे हुआ ड्रग का कंसंट्रेशन आपके ब्लड से, फिर इफेक्ट देना कम हो जाता है या नहीं देता है। तो उस केस में ये हम बोल सकते हैं ये क्या आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये क्या आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये जो लाइन है जो आपका अपर गया है वो आपका एब्जॉर्प्शन है रेट है,
ये आपका है एलिमिनेशन रेट है, एक तरीके से ये एब्जॉर्प्शन रेट, एलिमिनेशन रेट, ये कंसंट्रेशन मैक्सिमम, और आपका ये टी मैक्स, इस टाइम फ्रेम पे जो कंसंट्रेशन है मैक्सिमम अचीव हुआ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके एरिया अंडर कर्व का, आपके कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ का। इससे भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रूप में आते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन पे। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि अगर हम 100 mg ड्रग को इंजेक्ट करेंगे IV रूट से तो कितना ड्रग पहुंचेगा आपके ब्लड पे, 100 mg पहुंचेगा, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन में कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा, सारे जो हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, तो आपका कितना हो गया 100%। अब इसको रेफरेंस मान के हम बाकी के जो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी है BA है वो हम चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया अंडर कर्व अपान एरिया अंडर कर्व। ठीक है, आपके एडमिशन रूट का और आपके IV रूट का। लेकिन यहाँ पे जो है आपका एरिया अंडर क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपान टाइम। ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर में ब्लड तो अमाउंट सेम है, जो वॉल्यूम है वो कम या अधिक नहीं होगा। अगर हम रेफरेंस की बात करें एक ही, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं वो एक ही पर्सन पे करते हैं, टाइम फ्रेम भी सेम रहेगा दोनों का, चाहे वो IV का हो चाहे IM का हो, क्योंकि हम सेम टाइम फ्रेम पे ही हम चेक करते हैं बायोअवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं कि किसी का तुरंत चेक कर रहे हैं किसी के बाद में चेक कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है ना। हम सेम डोज देते हैं दोनों को, IV से भी और IM से भी, तभी तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं ना। दोनों का सब चीज़ सेम हो, हम बस चेक करेंगे कितना ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पहुंचा, तो उसके लिए बाकी चीज़ें सेम होंगी, केवल अमाउंट जो आपके एब्जॉर्ब्ड है, अमाउंट जो आपके एब्जॉर्ब्ड है सिस्टमिक सर्कुलेशन पे वो डिफर होगा, वो आपकी होगी बायोअवेलेबिलिटी। तो उसके केस में जो है क्या होगा फार्मूला, ये होगा आपका फार्मूला F इज इक्वल टू M एब्जॉर्ब्ड बाई ए रूट और अमाउंट एब्जॉर्ब्ड बाई ए रूट और अमाउंट एडमिनिस्टर्ड और अमाउंट एब्जॉर्ब्ड बाई द IV रूट। ठीक है, इंटू 100 अगर बायोअवेलेबिलिटी आपके परसेंट में है तो। अब हम निकालते हैं, सपोज इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। सपोज हमने ओरल दिया, ओरल में हमने डोज सेम सबका कि हम सभी जो आपका रूट से सेम ड्रग को आपके 100 mg ड्रग देंगे, ओरल से भी, इनहेल्ड से भी, IM से भी, IV से देंगे तो 100 होगा, कोई इशू नहीं है। अब सपोज हमने आपका ड्रग दिया ओरल से और वो केवल 65 mg ही आपके ब्लड में पहुंचा, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पहुंचा, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी, सिंपल सा है, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। आपका ओरल रूट देने के बाद कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन का मतलब ही है प्रेजेंट ऑन द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कितना प्रेजेंट है आपके ब्लड में, 65 है, तो क्या होगा ये 65 अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड, कितना अमाउंट हमने ड्रग दिया था 100 mg, या फिर अमाउंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब्ड बाई IV, तो जितना देंगे उतना तो पहुंचेगा IV से, तो कितना होगा जितना आपका एडमिनिस्टर्ड है, तो क्या होगा 100। तो आंसर कितना आया 65%। क्लियर है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी। अब इसमें कम क्यों होती है, बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे वो गट में जाएगा, कुछ ड्रग तो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, कुछ ड्रग आपके ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे, वो आपके फिगस के थ्रू बाहर आ जाएंगे, कुछ ड्रग जो हैं आपके इस इंटेस्टाइनल वाल में ही मेटाबोलाइज्ड हो जाएंगे क्योंकि उनमें भी इंजाइम्स होते हैं, और कुछ ड्रग आपके लीवर में मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, और बहुत ही कम ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में, अनचेंज जरूरी है यहाँ पे, अनचेंज्ड फॉर्म में आपके ड्रग ब्लड के अंदर में पहुँचता है, खासकर सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। वही ड्रग, वही जो आपका अमाउंट है वो आपका बायोअवेलेबिलिटी है, क्योंकि वही ड्रग जो है आपके थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स द ड्रग विच अवेलेबल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब सेम मान लो ये इनहेल्ड का 89 हुआ तो कितना परसेंट होगा 89%। 100 mg हमने दिया इनहेल्ड रूट से, तो 89 mg जो है आपके ब्लड में पहुंच गया, आपका कितना हो गया बायोअवेलेबिलिटी 89%। मान के चलिए एग्जाम्पल है जस्ट, है ना। ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बायोअवेलेबिलिटी इस फार्मूला से। लेकिन ये थोड़ा सा आज की डेट में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते हैं इस टाइप पे। सपोज एग्जांपल लेते हैं, इफ़ ए ड्रग हैज़ ए बायोअवेलेबिलिटी 40%, किसी भी ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी, मान लो किसी ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी जो है आपके 40% है ओरल रूट से, मान लो इसको हम ओरल लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हुआ 0.4। फ्रैक्शन मतलब होता है आपके परसेंट पे बिना,
तो आपका 40% कितना हो गया, 40/100 का क्या हो गया, 0.4। ये फ्रैक्शन अमाउंट है, इसी फ्रैक्शन से आपका ड्रग जो है आपके सिस्टमिक मसल में पहुंचेगा। इसलिए हम बायो जो अवेलेबिलिटी है उसको हम बोल सकते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड ड्रग। ठीक है, कितना रेट से कितना एक्सटेंट से वो आपके ब्लड में पहुंच रहा है, ठीक है, अमाउंट। तो अब स्टैंडर्ड आईवी डोज इज 50 mg। ये स्टैंडर्ड आईवी डोज है, मतलब कि आपके ब्लड में उतना अमाउंट होना चाहिए फॉर द थेरेपेटिक एक्टिविटी। मीन्स क्या होगा, दिस इज द नॉट आईवी डोज, दिस इज द मतलब दिस इज द नॉट आईवी, ठीक है, दिस इज द डोज विच एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। इतना डोज आपके रूट से एब्जॉर्ब होना चाहिए तभी इफेक्टिव है, ठीक है, याद रखिए, हम काम आएगा ये। सो व्हाट शुड बी द लोडिंग डोज, तो कितना डोज हम देना पड़ेगा, कितना हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कितना हम देंगे ये आपको निकालना है। कितना हम देंगे तो 50 mg ड्रग या 50 mg ड्रग आपके ब्लड में पहुंचेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं F = m एब्जॉर्ब अपॉन F = अपॉन m एडमिनिस्टर्ड। तो क्या होगा, F कितना है 40% या 0.4 इंटू, अब कई लोग क्या करते हैं, अब इसको लिखा है आईवी डोज इसलिए इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। क्यों होगा, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड आईवी डोज, मीन्स दिस इज द एब्जॉर्ब्ड डोज विच प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है, क्योंकि इतना होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्ब डोज 50 mg, ठीक है। अब आपका क्या होगा, m एडमिनिस्टर्ड, कितना हमको देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा 50/0.4 = 125 mg। मीन्स अगर हम किसी भी ड्रग की बायोलिटी 40% है और स्टैंडर्ड आईवी डोज 50 है, मतलब 50 होना चाहिए उस पर, तो कितना डोज हमको देना पड़ेगा। तो हम अगर 125 mg ड्रग देंगे तो उसमें 50 mg ड्रग जो है वो पहुंचेगा आपके ब्लड में, क्योंकि उसकी जो बायोलिटी है वो 40% होगी। अब इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो चाहिए, 150 125, इतना हम देंगे तो इतना पहुंचेगा, है ना। तो क्या हो गया आपका आंसर, क्लियर है, आप चेक कर लीजिए, ठीक। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। एक चीज़ और है इसमें, एक टर्म से आपका बायो इक्विवेलेंट, ठीक है, बायो इक्विवेलेंट क्या है। तो पहले हम समझते हैं ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है। तो आपका जैसे कि आपने सुना होगा ड्रग क्या है, ड्रग इज़ द बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस विच कैन यूज टू इम्प्रूव अवर हेल्थ, ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस, फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द प्रिवेंशन, फॉर द क्योर ऑफ द डिसीज़, ठीक है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारे ड्रग में बायोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं और हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन कई बार जो ड्रग हैं वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हाई डोज पे हुआ तो टॉक्सिक इफेक्ट भी शो हो सकता है, ठीक है। अब ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंट है, मेडिसिन मतलब होता है दिस इज अ मेडिसिन, ये आपका टेबलेट है, ये मेडिसिन हैं, इसको हम यूज़ करते हैं हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, हम हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इस मेडिसिन में जो भी आपके एपीआई होंगे, एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो आपके हैं ड्रग। सपोज ये आपका फेब्रेक्स प्लस है, जिसमें आपके पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफ्लामिन, ये आपके 3 ड्रग हैं। तो ड्रग जो हैं एक तरीके से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं जो बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाकी इसमें मेडिसिन में क्या होंगे, उसके अलावा जो आपके एक्सपीशिएंट हैं, ठीक है, आपके इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें स्टेबलाइजर होंगे, आपके डायल्वेंट होंगे, इसमें आपके ग्लाइडेंट होंगे, ठीक है, तो वाइन बाइंडर होंगे, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है आपके फार्मुलेशन पे, ठीक है। तो ये आपका ड्रग है और मतलब इसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो ड्रग हैं और एक मेडिसिन है। अब बात करते हैं बायो इक्विवेलेंट की। बायो इक्विवेलेंट क्या है, सो बायो इक्विवेलेंट मतलब होता है सिमिलर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द टू सेम ड्रग फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चर। तो सपोज आपका दोनों ही पैरासिटामोल टैबलेट हैं, मान लो सेम ड्रग हैं, इसमें कोई भी और ड्रग नहीं है, दोनों ही पैरासिटामोल के ही ड्रग हैं, सिंगल। तो ये कंपनी ए है, ब्रांड ए, ये ब्रांड बी। तो क्या इन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम होगी? अगर वो सेम होगी मीन्स बोथ आर द इक्विवेलेंट। इन दोनों का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आईवी का है एक आपका ओरल का है, ठीक है। दोनों ही टेबलेट होंगे, दोनों ही सेम फॉर्मुलेशन के होंगे, मतलब टेबलेट तो टेबलेट, कैप्सूल तो कैप्सूल, आईवी तो आईवी, आईएम तो आईएम।
दोनों सेम रूट के सेम फॉर्मुलेशन की ड्रग को अगर हम इंटेक करते हैं तो क्या दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम होगी? अगर सिमिलर होगी तो बोथ आर द बायो इक्विवेलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे थोड़ा सा फैक्टर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत जो है सिमिलर हो सकते हैं, मतलब 95 टू 99% तक मैच हो सकते हैं। बट दो कंपनी की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स होती हैं, तो कभी भी एग्जैक्ट जो है 100% मैच नहीं करेंगे इन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी। अगर इस ड्रग से 100 mg ड्रग हम ले रहे हैं तो आपको 85 mg ड्रग पहुंच रहा है हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे, तो इससे हम लेंगे तो 84 पहुंच सकता है या फिर 86 पहुंच सकता है, एग्जैक्ट 85 नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली है। ठीक, so these are the basic things about the basic concepts about the drug absorption, bioavailability, drug and medicine, and the bioequivalence. If you want to note, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.